नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट। इससे पहले वाले हम जो चैप्टर 3 है उसमें हमने ऊनी वस्त्रों के बारे में पढ़ा है और हम ये भी जानते हैं कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, हमारा शरीर गर्म रहता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये वस्त्र हमें ठंडक देते हैं। तो यदि हमें किसी स्पेशल मौसम के लिए कोई वस्त्र चुनना हो तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं जबकि गर्मियों में सूती वस्त्रों को। जो गर्मी की ऋतुएं हैं उसमें आप घर के अंदर ही गर्मी का भी अनुभव करते हैं, इसलिए हमें कूलर, पंखे, एसी इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु जिसे हम देख पा रहे हैं वो गर्म है या ठंडी? तो इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम इस लेसन में, इस चैप्टर में समझने वाले हैं। टॉपिक है गर्म और ठंडा। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं जिनमें से कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी। सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, चाय हमें गर्म लगती है, ठंडा पानी हमें ठंडा लगता है जिसमें बर्फ़ मिली होती है। एक छोटी सी सारणी आगे दी हुई है जिसमें हमें सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। आइए हम इनमें गर्म और ठंडी वस्तुओं के रूप में इन्हें चिन्हित कर लेते हैं। पहली वस्तु है आइसक्रीम। अब आप बताइए ये ठंडा या शीतल की श्रेणी में आएगा या फिर गुनगुना और गर्म की? आइसक्रीम ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होगी? क्योंकि चाय गर्म है इसलिए चम्मच भी कैसी हो जाएगी? गर्म। गुनगुनी या गर्म। फलों का रस वैसे ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती कैसी होगी? वो हल्की गुनगुनी या फिर गर्म होगी। तो इस प्रकार से इस सारणी को हम ठंडी और गर्म वस्तुओं के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। एक गिलास में भरा पानी और एक कटोरी में रखा हुआ बर्फ़, दोनों में से बर्फ़ ज़्यादा ठंडी महसूस होगी जबकि पानी कम ठंडा महसूस होगा। लेकिन यदि इसी की तुलना किसी गर्म पानी से कर दी जाए तो उसमें जो पानी उबल रहा है वो ज़्यादा गर्म महसूस होगा जबकि नॉर्मल पानी हमें ठंडा महसूस होगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है? इसके लिए हम अपने सेंसेस या स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। हम उसे छू करके स्पर्श के माध्यम से पता कर पाते हैं। एक क्रियाकलाप है 4.1। इसमें आपको डायग्राम दिखे हुए हैं ए, बी और सी। ये 3 पात्र हैं, इन पर ए, बी और सी लिखा हुआ है। ए में ठंडा पानी है, बी में गर्म पानी है और सी में ठंडा और गर्म दोनों को मिला करके डाला हुआ है। अपने एक हाथ को ए वाले पात्र में डालेंगे, हमें पानी कैसा महसूस होगा? हमें पानी ठंडा महसूस होगा। उसी हाथ को जब हम बी पात्र में डालेंगे तब हमें हाथ या वो पानी गर्म महसूस होगा। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। जब हम इसी हाथ को या फिर दोनों हाथों को हम पात्र सी में डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ए से तो गर्म है लेकिन बी वाले जो पानी पात्र है उससे थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। यानी कि हम इन तीनों पात्र में ताप का, इनके पानी का जो ताप है उसको हम अनुभव कर पाते हैं। इसी विधि का प्रयोग हम सर्दियों में जो नहाने का पानी है उसको हम मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। इसके लिए हमें इस प्रयोग को करने के लिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पानी इतना गर्म भी ना हो कि हमारा हाथ जल जाए। अब ये कैरेक्टर है बूझो। बूझो की उलझन है। ये बूझो सोच रहा है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में भरा हुआ जो पानी है वो गर्म है। दाहिना हाथ यदि उसी पानी को ठंडा बताता है तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? वहाँ पर पहले बायां हाथ ए वाले पात्र में गया, फिर बी वाले पात्र में गया, उसके बाद जाकर के सी वाले पात्र में गया। इसलिए वो
बूझों को गर्म महसूस हुआ, जबकि दाहिना हाथ सीधे ही सी वाले पानी में चला गया, यानी कि बाएं हाथ की तुलना में दाहिने हाथ से वही पानी ठंडा महसूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल हम अपनी जो सेंसेस हैं, टच है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की जो उष्णता है या गर्मी है, इसका मापन उसके टेम्परेचर से किया जाता है, और टेम्परेचर को मापने वाला जो उपकरण है उसको हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। इसी के बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। ताप मापन। अब आप देखिए, इस टाइम पीरियड में जब कोरोना एक भयंकर बीमारी के रूप में आपके सामने आया है, तो हर व्यक्ति, हर जगह, हर ऑफिस और स्कूल में हमारे शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। टेम्परेचर को मापने के लिए हाथ में पकड़ने वाली एक छोटी सी मशीन है जो बॉडी थर्मामीटर के नाम से जानी जाती है। इसको हम थोड़ी दूरी पर रखकर बटन दबाकर अपने शरीर का तापमान ज्ञात कर पाते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा भी हम अन्य प्रकार के थर्मामीटर्स का यूज़ कर पाते हैं। चित्र में एक डॉक्टरी थर्मामीटर दिया हुआ है, जिसमें ये जो 37 का नंबर है वो आपको रेड नंबर में दिखाई दे रहा है। ये हमारी बॉडी का आदर्श ताप माना जाता है। हमारी बॉडी का जो तापमान होता है सामान्य, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक और समान व्यास की कांच की नली होती है, आप देख सकते हैं। इसके सिरे पर एक छोटा सा बल्ब होता है, और इस बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? पारा। इसके आगे वाले सिरे में बल्ब है और इसमें क्या भरा हुआ है? पारा। ये एक पतली चमकीली लाइन द्वारा, जैसे कि आप बीच में ये मध्य लाइन देख सकते हैं ब्लैक कलर की, इसमें ये पारा भरा हुआ है। हमें ये तब तक घुमाना है जब तक कि हमें ये पारा दिखाई न देने लग जाए। इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है। इसके ऊपर जो टेम्परेचर है उसे हम डिग्री सेल्सियस के माध्यम से दर्शाते हैं, यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का माप किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में होता है। इससे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। यदि हमें इस थर्मामीटर से हमारा ताप मापना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपनी जीभ के नीचे इस थर्मामीटर को रखना है और लगभग 1 मिनट तक इसके ताप को उसमें अंकित होने देना है। ये पारा जितना आगे बढ़ेगा, जिस पॉइंट पर आकर रुकेगा, वही हमारे शरीर का ताप होगा। मान लीजिए हमें इसका माप ज्ञात करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? दो बड़े चिन्हों के बीच एक डिग्री का अंतर है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर का डायग्राम है उसमें 36 और 37 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर 5 अलग अलग भाग बटे हुए हैं। इन चिन्हों के बीच में 5 भाग हैं। एक भाग का मान कितना हुआ? यानी कि 36 और 37 के बीच में 5 भाग है, यानी कि एक भाग का मतलब हुआ 1/5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इस प्रकार से हम अपने शरीर का तापमान नोट कर पाते हैं। नीचे लिखा हुआ है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, और हम इसके साथ जो ये मात्रक लगा रहे हैं डिग्री सेल्सियस, यह इसके साथ इसे व्यक्त करना आवश्यक होता है। अब कई व्यक्तियों में ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये मापन अलग अलग भी आ सकता है। किसी व्यक्ति का शरीर 37 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग तापमान रखता है। यानी कि अगर आपका माप 37 से कम या ज़्यादा आ रहा हो, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप बीमार हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसको उपयोग करने के लिए भी कुछ सावधानियों को प्रयोग करना पड़ता है। ये कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। पहला, थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद हमें इसे किसी एंटीसेप्टिक से धो लेना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति इससे संक्रमित ना हो जाए, इसके लिए हमें इसे एंटीसेप्टिक घोल से धो लेना चाहिए। दूसरा, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपयोग से पहले पानी का जो पारा है उसका जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तीसरा,
जब हम इस थर्मामीटर को पढ़ें उस समय पारे का जो तल है वो दृष्टि रेखा की सीधी होना चाहिए, यानी कि आप थर्मामीटर को एक सीधी रेखा में रखें। ऊपर या नीचे करते समय पारे का जो तापमान है वो प्रभावित हो सकता है। इस थर्मामीटर का हमें यूज़ बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है क्योंकि ये कांच से बना हुआ रहता है। जब हम इसका उपयोग करें तब इसे हमें बल्ब से नहीं दूसरे सिरे से पकड़ना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का तापमान भी पता लगा सकते हैं। वैसे आप ऑफिस है, मॉल है, कई अन्य जगहों पर भी जा रहे होंगे, वहाँ पर आपका टेम्परेचर लिया जा रहा होगा, तो आप अपना टेम्परेचर उनसे पूछ करके इस छोटी सी तालिका 4.2 में भी भर सकते हैं। यहाँ पे आप बताएं कि आपने अपने शरीर का जब ताप मापा तो वो कितना प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ एक चेतावनी है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए ही किया जाता है, किसी अन्य वस्तु को मापने के लिए नहीं, क्योंकि धूप, आग या फिर कुछ और गर्म वस्तुओं के संपर्क में आने से ये टूट सकता है और टूटने से इसका जो पारा है वो बिखर सकता है। पारा विषैला होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला तापमान है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशालाओं में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको मापने के लिए हमें डॉक्टरी तापमापी का यूज़ नहीं करना होता। हमें इसके लिए एक स्पेशल तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी का यूज़ करना पड़ता है। इससे हम -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं। वर्तमान में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब हम अपने शहर का, अपने देश का एक न्यूनतम तापमान और एक अधिकतम तापमान अखबार के फ्रंट पेज पर देख पाते हैं। तो ये इसी प्रकार से मापा जाता है। चित्र 4.5 प्रयोगशाला तापमापी से जल के ताप को मापने के बारे में है। किसी बीकर या मग में नल का थोड़ा सा पानी लें और इसमें इस प्रकार के तापमापी को डुबाएं कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह किसी बर्तन की तली को, यानी कि नीचे से और चारों ओर से उस पात्र को स्पर्श न करे। धीरे धीरे पारे का जो तल है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। जब तक ये स्थिर ना हो जाए, एक जगह आकर रुक ना जाए, तब तक उसे इसी में डाले रखेंगे। जहाँ पर वो पारे का तल स्थिर हो जाए उस तापमान को नोट कर लेंगे, वही उस पात्र का तापमान होगा। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा जल का मापन कर सकते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टरी तापमापी का यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग करना पड़ा, उसी प्रकार से प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते समय भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। डॉक्टरी तापमापी में हम उसे आड़ा रखते हैं, यानी कि भूमि के समतल, जबकि तापमापी इस प्रकार का जो तापमापी है प्रयोगशाला तापमापी, उसे हमें ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, सीधा। तापमापी का जो बल्ब है उस चारों ओर से पदार्थ से घिरा होना चाहिए, लेकिन उस बर्तन की दीवारों से बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो पारा है एक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये ऊपर उठा हुआ जो तल है ये इसे अपने आप नीचे गिरने से रोक देता है। इसी के कारण हमें समझ में आता है पारा कितना ऊपर चढ़ा है और कितना नीचे, इसका टेम्परेचर कितना कम ज़्यादा है, हमें इसी पार्ट के माध्यम से पता चलता है। इसे हम विभंग या किंक के नाम से जानते हैं। हमने 2 प्रकार के तापमापियों के बारे में पढ़ा, एक है डॉक्टरी तापमापी और एक प्रयोगशाला तापमापी। तापमापी में जो पारा है उसका यूज़ करना बड़ा ही चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि एक विषैला पदार्थ है और यदि ये टूट जाता है तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए वर्तमान में अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप अभी अपने स्कूल में देख सकते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को आग पर या गैस पर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो ऊष्मा जो उस गैस से निकलने वाली लौ में थी वो बर्तन की ओर
चली जाती है। जब बर्तन को हम उस गैस से हटा लेते हैं, आग को बंद कर देते हैं, तो कुछ समय बाद वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ये बर्तन गर्म कैसे हुआ और ठंडा कैसे हुआ, यही विधि हमें इस आगे वाले टॉपिक में समझनी है। तो इस बात से हमें एक बात तो पता चली कि इस स्थिति में गर्म वस्तु क्या थी, वो गैस था। गैस से निकलने वाली लौ गर्म थी, जिसने उस ठंडे बर्तन को गर्म कर दिया। यानी कि ऊष्मा का संचरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। यदि आप एक बात को समझ लें तो आगे की बातें समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार से एक स्केल लीजिए जो एक स्टेनलेस स्टील का बना हो। स्टील का जो स्केल है वैसे तो आमतौर पर आपके पास अवेलेबल होगा। उसके ऊपर मोमबत्ती से कुछ कुछ दूरी पर मोम को चिपका दीजिए। अब इसे इस प्रकार से 2 ईंटों के बीच में रख करके और सीधा व्यवस्थित कर दीजिए। इस स्केल के एक सिरे पर आप जलती हुई मोमबत्ती रख लें। हम देखते हैं जब थोड़े समय तक इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो ये जो मोमबत्ती के पास वाला जो मोम है सबसे पहले नीचे पिघल करके और गिरने लग जाता है। इसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का है, ये वाला ये बाद में गिरता है, ये उसके बाद में गिरता है, ये उसके बाद में गिरता है और ये सबसे बाद में। यानी कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे हुआ, आगे से पीछे की ओर। इसके आगे वाला पदार्थ पहले गर्म हुआ। यहाँ पे किसी ने किसी पदार्थ को हाथ नहीं लगाया है, मोमबत्ती आगे नहीं बढ़ी है, मोमबत्ती अपनी जगह पे रखी हुई है। यानी कि इस स्थिति में ये जो ऊष्मा है ये पदार्थ में ऑटोमेटिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो गई है। अब इसका संचरण कैसे हुआ, इस पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों के माध्यम से। इस प्रकार की विधि को हम कह सकते हैं चालन विधि। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाए वो चालन विधि कहलाती है। और ऐसा ठोसों में होता है। तो ठोसों में किस प्रकार की विधि का संचरण होता है, किस प्रकार से ऊष्मा संचरण होगा, चालन विधि द्वारा। इसी वजह से कभी कभी जब हम स्टील की कढ़ाई में या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में कोई बर्तन या चमचा ही रख देते हैं तो वो चमचा भी हमें कुछ समय बाद गर्म लगने लग जाता है और हमारा जो हाथ है वो अचानक से जल जाता है। किसी स्टील की चम्मच को यदि आप गैस पर रखें तो क्या उसका दूसरा सिरा गर्म होगा? बिल्कुल, क्योंकि इस विधि में भी क्या यूज़ हो रहा है, चालन विधि का यूज़ हो रहा है। इसके अच्छे उदाहरण हो सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिसे हम लोहा कह सकते हैं, कॉपर या तांबा। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से होकर के ऊष्मा को गुजरने देंगे वो सुचालक पदार्थ कहलाएंगे, जबकि वे पदार्थ जो अपने में से होकर ऊष्मा को गुजरने नहीं देंगे उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहेंगे, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी। इसी के अलावा 2 और ऊष्मारोधी पदार्थ हैं, जल और वायु। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब ऐसे पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार का अध्ययन हम अब अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।